नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 44वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मैराथन क्लास का आप लोगों का टेस्ट सीरीज थर्ड रहने वाला है। ठीक है, तो आज से लेकर कि जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता ना, लगभग 14-15 दिन हम लोग कंटिन्यू क्या करेंगे, अलग अलग विषयों का हम लोग मैराथन क्लास करते हुए चलेंगे। ठीक है, और आज का आप लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है ना वो एग्जैक्ट बताऊँ ना, तो व्यंजन में ना जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को आप लोगों के सामने टेस्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना है, मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेना है ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो सके। और ख़ास तौर से ना व्यंजन से कम 2 से 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट है ये स्वर और व्यंजन जो होते हैं वो खास तौर से हिंदी सब्जेक्ट में। तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, इसमें जो क्वेश्चन का सीरीज़ है ना वो मतलब क्वेश्चन का जो नंबर है ना वो उल्टा पुल्टा दिया गया है, तो उस पे आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन पर ध्यान देना है। और कोई भी प्रकार के डाउट होना तो क्वेश्चन नंबर को ना लिख करके आप लोग डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसको चेक कर लूँगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। व्यंजन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए स्वर वर्णों का मेल, ऑप्शन बी व्यंजन एवं व्यंजन वर्ण, ऑप्शन सी व्यंजन एवं स्वर वर्ण, या ऑप्शन डी व्यंजन परतंत्र वर्ण है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक एक का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी व्यंजन परतंत्र वर्ण है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन जो कहते हैं वो एक परतंत्र वर्ण है जो व्यंजन होता है। परतंत्र वर्ण का मतलब ये होता है कि जो स्वरों की सहायता से जो व्यंजन का उच्चारण है ना वो किया जाता है। और व्यंजन किसे कहेंगे, तो का से लेकर कि ज्ञ तक के जितने भी वर्ण होंगे इन सारे के सारे को व्यंजन कहते हैं। और तमाम जो व्यंजन के वर्ण होंगे ना वो स्वर की सहायता से बोला जाता है, स्वतंत्र रूप से उसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। अगर मान के चलो ये जो का कबूतर लिखा है ना, तो का के साथ क्या जुड़ा हुआ है, आ अनार जो है ना वो जुड़ा हुआ है। बिना स्वर वर्ण की उच्चारण नहीं किया जा सकता, मतलब आ के बिना ना ये का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। तो व्यंजन जो होता है वो परतंत्र वर्ण होता है, स्वतंत्र वर्ण नहीं होता है। और स्वतंत्र वर्ण जो होता है वो स्वर होता है केवल। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक एक का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। व्यंजन जो है वो परतंत्र वर्ण है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को ना फटाफट अंदाज में पढ़ते हुए चलते हैं। आप लोगों के सामने लगभग 25 प्रश्न लाए हो ना, तो 25 से 30 मिनट में जल्दी जल्दी हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और फास्ट अंदाज में आप लोग भी इसका आंसर लेने की कोशिश कीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 62 को ध्यान से पढ़िए। असत्य कथन को चिन्हित कीजिए, मतलब जो गलत है उसे आपको बताना है। ऑप्शन ए व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, ऑप्शन बी स्वर ध्वनि कंठ से निकलती है तथा बिना अवरोध मुख विहार से बाहर निकल जाती है, ऑप्शन सी व्यंजन के उच्चारण में स्वर ध्वनि का योगदान नहीं होता, या ऑप्शन डी व्यंजन के उच्चारण में ध्वनियाँ मुख गुहा के भीतर विभिन्न स्थानों से टकराती है अथवा उसका स्पर्श करती है। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। व्यंजन के उच्चारण में स्वर ध्वनि का योगदान नहीं होता, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? असत्य कथन को चिन्हित कीजिए, मतलब जो गलत है उसे आप लोगों को पहचानना था। तो जो गलत सेंटेंस होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्यंजन के उच्चारण में स्वर ध्वनि का योगदान नहीं है। अभी आप लोगों को प्रश्न क्रमांक पहला में मतलब 61वां में बताया था ना कि व्यंजन का जो उच्चारण है वो स्वर ध्वनि की सहायता से होता है, उसका योगदान महत्वपूर्ण होता है। उसके बिना किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं किया जा सकता, आप लोगों को बताया हूँ ना। तो परतंत्र जो वर्ण होगा ना वो व्यंजन हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना। और इसमें योगदान नहीं होता, स्वर ध्वनि का बोला है, तो ये गलत कथन हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 62 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 63 को आप पढ़िए। स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए य र त ल, ऑप्शन बी य र ल व, ऑप्शन सी श श श ह, या ऑप्शन डी क च त प। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी क च त प जो दिया ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्पर्श व्यंजन वाला वर्ण कौन सा है? तो स्पर्श व्यंजन वाला जो वर्ण होगा ना वो कौन कौन सा होगा? सबसे पहले क हो जाएगा, दूसरा च हो जाएगा, तीसरा ट हो जाएगा, चौथा त हो जाएगा और पांचवा जो होगा वो प हो जाएगा। ठीक है, तो ये पांच अलग अलग जो वर्ण दिया ना टोटल जो स्पर्श व्यंजन होगा वो 25 होगा। कैसे? क से क्या होगा? क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़ा, त थ द ध न और प फ ब भ म। तो ये टोटल जो 25 जो व्यंजन होंगे ना वो टोटल के टोटल स्पर्श व्यंजन कहलाता है। ठीक है, याद रखने का तरीका ये है कि शुरू का जो वर्ण है ना उसे आप लोगों को याद रखना, क च ट त प। तो क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़ा, त थ द ध न और प फ ब भ म। ऐसे करके आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो स्पर्श व्यंजन हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो य र ल व दिया है ना वो अंतःस्थ व्यंजन कहलाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और ये जो श श शाहर के करके दिया है ना वो ऊष्म व्यंजन कहलाता है। ठीक है, तो इन दोनों तीनों को आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 64 को ध्यान से पढ़िए। ट वर्ग के व्यंजनों का अंतिम वर्ण है। ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी न, ऑप्शन सी अड़ा या ऑप्शन डी म। ये तो काफ़ी इजी है, ध्यान से पढ़ोगे तो आप लोग। तो प्रश्न क्रमांक 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी अड़ा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ट वर्ग के व्यंजनों का अंतिम वर्ण है, तो ट वर्ग के जो व्यंजन है ना उसका जो अंतिम वर्ण होगा वो ऑप्शन नंबर सी अड़ा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अभी जस्ट आप लोगों को 25 स्पर्श व्यंजन बताया ना, याद करने का तरीका क्या बोला है? सबसे पहले क, दूसरा च, तीसरा ट, चौथा ता और पांचवा जो होगा वो पा। तो ये पांच जो अलग अलग वर्ण है शुरू का उसको याद रखना है। क से क्या होगा? क ख ग घ अंगा, च से क्या होगा? च छ ज झ इया, ट से क्या होगा? ट ठ ड ढ अड़ा। लास्ट वाला क्या रहा है इसमें? ट से बोला है ना, ये देखो सबसे पहले ट वर्ग का बोला है, तो ये जो ट वर्ग का जो पांच वर्ण है उसे आप लोगों को याद रखना है जी। कैसे? तो ट ठ ड ढ अड़ा, तो पांचवा कौन सा आ रहा है इसका अंतिम? तो अंतिम जो है वो अड़ा आ रहा है। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसी प्रकार से याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, अगर क वर्ग का पूछे तो इजी तरीके से बता पाओगे ना, क ख ग घ अंगा। मतलब अगर कि क वर्ग का पूछते तो अंगा बता देते, अगर च वर्ग का पूछते तो क्या बोलते? च छ ज झ इया। तो ये जो ए जो आता है ना इया वाला, इसको ले लेते अगर च वर्ग का पूछते तो इसी प्रकार से आप लोगों को याद रखना है प्रत्येक वर्ग का। तो इसीलिए ना जो 25 स्पर्श व्यंजन है उसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 64 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लगने में ना आप लोगों को सरल लगेगा, अगर कि अच्छे से पढ़ोगे तो, नहीं पढ़े रहोगे तो यार क्या आएगा कैसे आएगा ये कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ मैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 71 को ध्यान से पढ़िए। अभी आप लोगों को जस्ट बोला हूँ, क्वेश्चन क्रमांक पे ध्यान नहीं देना आप लोगों को, उल्टा पुल्टा है। ठीक है, क्योंकि छांट छांट के प्रश्न लाया हूँ इसके वजह से। चलिए प्रश्न क्रमांक 71 को पढ़िए। नासिक के व्यंजन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा मुख से निकलती है। ऑप्शन बी, जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा नाक से निकलती है। ऑप्शन सी, जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा जिह्वा से निकलती है। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 71 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा नाक से निकलती है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नासिक के व्यंजन किसे कहा जाता है? तो नासिक के व्यंजन उसे कहा जाता है जिस व्यंजन के उच्चारण में, मतलब जब हम लोग उसको पढ़ते हैं ना तो उसका जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में जो हवा है ना वो नाक से निकलता है, उसे नासिक के व्यंजन कहते हैं। कैसे आप लोग याद रखोगे इसके बारे में बता देता हूँ। अब भी आप लोगों को जस्ट स्पर्श व्यंजन के बारे में 25 बताया था ना अलग अलग, शुरुआती के 5 को याद रखने के लिए बोला था ना, तो शुरुआती के क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले क, दूसरा च, तीसरा ट, चौथा क्या होगा? चौथा जो है वो ता हो जाएगा और पांचवा जो होगा वो पा हो जाएगा। तो ये क च ट त प, ये पांचों को याद रखना। क से क्या याद रखोगे? क ख ग घ अंगा। च से क्या याद रखोगे? च छ ज झ इया। ट से क्या याद रखोगे? ट ठ ड ढ अड़ा, त थ द ध न और लास्ट में प फ ब भ म। तो ये जो याद रखने का जो चीज़ है ना वो लास्ट में जो पांचवा में आएगा ना, जैसे क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया,
ट ठ ड ढ अड़ा, त थ द ध न और प फ ब भ म। तो ये लास्ट के जो पांचों जो व्यंजन आएंगे ना, पांचों के पांचों जो वर्ण आएगा वो क्या कहलाएगा, नासिक के व्यंजन कहलाएगा। आप लोगों को ये नोट करके रखना है। स्पर्श व्यंजन ये 25 के 25 पूरा स्पर्श व्यंजन है, लेकिन इसमें जो पांचवा में जितना भी वर्ण इसमें आएगा ना ये स्पर्श व्यंजन में, उसको नासिक के व्यंजन कहा जाता है। तो ऐसे एक बार याद रखोगे ना तो कैसे भी पूछे इजी तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसको भी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 71 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये जितने भी इसमें वर्ण लिखेंगे ना लास्ट में, वो सारे के सारे नासिक के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। चलिए, उसी से रिलेटेड आप लोगों को जो समझाया हो ना, उसी से रिलेटेड प्रश्न है अब। तो प्रश्न क्रमांक 72 को पढ़िए। नासिक के व्यंजन है ऑप्शन ए वर्ण वर्ग का प्रथम वर्ण, ऑप्शन बी वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण, ऑप्शन सी वर्ण वर्ग का तृतीय वर्ण, या ऑप्शन डी वर्ण वर्ग का द्वितीय वर्ण। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 72 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नासिक के व्यंजन है तो नासिक के व्यंजन जो होगा वो वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण करेक्ट हो जाएगा। अभी आप लोगों को बताया हूं ना कि 25 आप लोगों को जो स्पर्श व्यंजन है उसे याद रखना है बोल करके। कैसे? तो याद रखना आप लोगों को सबसे पहले क, च, ट, त और ये पा, पांच जो शुरू के ना जो स्पर्श व्यंजन होंगे उसको याद रखना है। क से क्या होगा, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़ा, त थ द ध न और प फ ब भ म। तो ये पांचों के पांचों जो वर्ण है शुरू के ना, और शुरू में से जो इसमें से याद रखने का तरीका है ना, 25 जो स्पर्श व्यंजन है वो, तो ये 25 के 25 क्या होगा, स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। और देखो इसमें क्या बोला है, नासिक के व्यंजन बोला है। तो आप लोगों को अब भी जस्ट बताया हूं ना, नासिक के व्यंजन जो होगा वो जो स्पर्श व्यंजन 25 है उसका जो लास्ट लास्ट में जितने भी इसमें लास्ट में वर्ण आएंगे पांचवा में ना, तो ये पांचों की पांचों क्या कहलाएंगा, आप लोगों का नासिक के व्यंजन कहलाएगा। और नासिक के व्यंजन जो होता है जिसका उच्चारण नाक से हवा निकलता है उसमें से, ठीक है। जब उसका उच्चारण करोगे तो क्या निकलेगा, नाक से हवा निकलेगा। कौन कौन सा नासिक के व्यंजन होगा ये ध्यान से जान लो। क ख ग घ अंगा, तो लास्ट में ये जो अंगा आएगा वो क्या है, नासिक के व्यंजन हो जाएगा। दूसरा को देखो च छ ज झ इया, तो इया जो होगा वो भी क्या होगा, नासिक के हो जाएगा। ट ठ ड ढ अड़ा भी हो जाएगा, त थ द ध न भी हो जाएगा, और प फ ब भ म। तो ये पांचों के पांचों जो व्यंजन होंगे वो कौन सा व्यंजन होगा, नासिक के व्यंजन होगा। याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। एक चीज आप लोग जान लो, यह रटना आप लोगों को बिल्कुल नहीं है, रटोगे तो कोई मतलब नहीं होगा यह आप लोगों का। जब तक कि समझोगे नहीं ना तब तक आप लोगों को समझना मुश्किल हो जाएगा, बनाना मुश्किल हो जाएगा। सेम टू सेम प्रश्न नहीं पूछा जाता है, घुमा करके पूछा जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ समझने पर जोर दिया करो आप लोग। एक बार समझ जाओगे ना तो किसी भी प्रकार से पूछे बन जाएगा इसी तरीके से। चलिए प्रश्न क्रमांक 78 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन ए श श श ह, ऑप्शन बी य र ल व, ऑप्शन सी त थ द ध, या ऑप्शन डी ट ठ ड अड़ा। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 78 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी या र ल व जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन जो होगा वो या र ल व हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। चाहो ना तो आप लोग एक लाइन से ना नोट करके रख सकते हो अंतस्थ व्यंजन, और या र ल व करके रख सकते हो। अगर आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि ये अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, तो अंतस्थ व्यंजन जो होता है ना, वो स्वर के बाद आने वाला वर्ण होता है और व्यंजन से पहले आने वाला वर्ण होता है। मतलब स्वर के बाद और व्यंजन से पहले जो आने वाला वर्ण होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, इन चारों वर्ण को या र ल व। तो पूछा जाता है, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, या तो आप लोगों को ये या वर्ण को दे देंगे, ये वर्ण किस व्यंजन में आता है या ऐसा दे देंगे, या कोई भी इस व्यंजन में से एक को दे देंगे और पूछा जाएगा कि यह किस व्यंजन के अंतर्गत आता है बोल देंगे। तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए, ये जो श श श है ना, वो कौन सा आएगा, तो वो ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 80 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी र, ऑप्शन सी व, या ऑप्शन डी ह। अब भी जस्ट आप लोगों को बताया हूँ अंतस्थ व्यंजन के बारे में, तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है? तो अंतस्थ व्यंजन जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा हा। और ये जो हा जो है ना वो कौन सा व्यंजन के अंतर्गत आएगा? तो वो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। और देखो अंतस्थ व्यंजन चार आप लोगों को बताया था ना, सबसे पहले या, दूसरा रा, तीसरा क्या होगा ला, और चौथा होगा वो वा। तो या र ल व अंतस्थ व्यंजन होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 87 को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा संघर्ष व्यंजन है? ऑप्शन ए च, ऑप्शन बी ला, ऑप्शन सी श या ऑप्शन डी का। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी सा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? संघर्षी जो व्यंजन है वो आप लोगों को दो बार बता चुका हूँ इसी क्लास में। तो ये जो शाह है ना वो संघर्षी व्यंजन हो जाएगा। और संघर्षी व्यंजन कितना होता है ना, तो वो चार संघर्षी व्यंजन होता है। कौन कौन सा? तो श श श और हा, तीनों प्रकार के जो शाह होंगे ना, चाहे वो शक्कर के शाह, षटकोण के शाह हो, है ना, या सरोते का शाह हम लोग बोलते हैं ना, तो ये तीनों शाह हो जाएगा। और लास्ट में ये जो हा रहेगा ना वो क्या होगा? संघर्षी व्यंजन होगा। और संघर्षी व्यंजन क्या होगा, ये अगर आप लोगों के मन में सवाल आएगा ना, तो संघर्षी व्यंजन उसे कहते हैं जब हम लोग ना इस व्यंजन का उच्चारण करते हैं, मतलब जब हम लोग इस वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करते वक्त ना हमारी जो जिह्वा होती है, हमारी जो वाणी होती है, वो रगड़ घर्षण से क्या होता है? ऊष्म उत्पन्न होता है। ठीक है, संघर्षी होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? संघर्ष वो होता है, रगड़ घर्षण के कारण क्या होता है? संघर्ष करना पड़ता है, तो इसके वजह से इसको संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों को एकदम इसकी परिभाषा को रटने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग एक लाइन में ये संघर्षी व्यंजन करके लिख सकते हो, और क्या लिखना है? इन चारों वर्ण को लिख लेना है। श श श ह क्या है? संघर्षी व्यंजन है। उसी प्रकार से अंतस्थ या र ल व अंतस्थ है। बस इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 88 को ध्यान से पढ़िए। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए तालु, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी दंतालु या ऑप्शन डी मूर्धा। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 88 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए तालु करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो सध्वनि का जो उच्चारण स्थान होगा वो तालु करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग के मन में ये सवाल आ सकता है कि सर ये शाह तो ना संघर्षी व्यंजन आपने बताया था। तो देखो संघर्षी व्यंजन ये जो शाह है वो भी रहेगा और ये तालु भी हो जाएगा। कैसे? तो उच्चारण के आधार पर ना जितने भी वर्ण हैं उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। कैसे कैसे? तो सबसे पहले ना एक लाइन से आप लोगों को क्या लिखना है? इसके उच्चारण के आधार को लिखना है। कैसे कैसे? तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहला जो आएगा ना वो कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ। तो ऐसे अलग अलग उच्चारण के आधार पर बांटा गया। क्या? कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ ऐसे बांटा है। उसके अलावा संघर्ष व्यंजन आप लोगों को क्या बताया था? संघर्ष व्यंजन जो बताया था वो श श श है। तो सबसे पहले ये जो हा जो होगा ना वो पहले पहला में आ जाएगा। दूसरा में जो आएगा वो कौन सा सा आएगा? तो ये वाला जो शक्कर वाली शाह है वो आ जाएगा। तीसरा में कौन सा आएगा? तो तीसरा में आप लोगों का ये वाली जो शाह है वो आ जाएगा। और चौथा में कौन सा आएगा? सिंपल वाला जो शाह रहेगा ना वो ये आ जाएगा। तो ऐसे एक लाइन से कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ, तो ऐसे लिख लेना। आगे और भी है कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, ऐसे करके अलग और भी है। तो इन पांचों को याद रख लेना सबसे पहले, और पांचों में क्या करना है? एक एक करके लिख देना है। सबसे पहले कंठव्य में क्या आएगा? हा आ जाएगा। तालव्य में क्या आ जाएगा? जिसे तालु कहते हैं वो शाह आ जाएगा। तो ये शाह किस में आ रहा है? देखो ये तालु में आ रहा है ना, यहाँ पास तालु आप लोगों को बोला हूँ ना, तो ये शाह जो है वो तालु में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है तालु जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर ये शाह को पूछते तो क्या बोलते? कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, मतलब मूर्धा में आ जाता है ना। तो ऐसे आप लोगों को याद रखते हुए चलना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 88 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप लोग समझने की कोशिश करोगे ना, बेहतर तरीके से आप लोगों का तैयारी होगा। अगर रटने की कोशिश करोगे तो कोई मतलब नहीं होगा आप लोगों को, क्योंकि सेम प्रश्न नहीं पूछा जाता है। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, सेम प्रश्न को पूछेगा ना तो हल्का घुमा करके पूछा जाएगा। तो इसीलिए समझने पर जोर देना, मैं बार बार आप लोगों से बोलते रहता हूँ इसी वजह से। चलिए प्रश्न क्रमांक 92 को ध्यान से पढ़िए। यह संयुक्त व्यंजन माना जाता है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए ड, ऑप्शन बी म, ऑप्शन सी छ या ऑप्शन डी ज्ञ। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 92 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी छ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यह संयुक्त व्यंजन माना जाता है। तो संयुक्त व्यंजन जो माना जाता है वो छ छत्री जो है ना वो माना जाता है इसे। और आप लोगों को ये एक चीज़ बता दूं, संयुक्त व्यंजन है वो ना वो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहले छ छत्री का होता है, दूसरा त्रा त्रिशूल का होता है, तीसरा ज्ञा ज्ञानी का होता है और चौथा सश्रमिक का होता है। तो ये जो चार प्रकार के जो अलग अलग वर्ण है ना, तो ये चारों वर्ण जो होता है वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से संयुक्त वर्ण भी चार होता है। कौन कौन सा? ए ओ औ। कौन कौन सा? तो ए ओ और औ। तो ये चार जो वर्ण होंगे वो संयुक्त स्वर कहलाएंगे। ठीक है, संयुक्त व्यंजन पूछा है तो ये चारों जो वर्ण है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 92 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को एक्स्ट्रा बताने का मतलब ये रहता है, दोनों को रिलेट करके पढ़ोगे ना, चाहे वो संयुक्त स्वर हो चाहे वो संयुक्त व्यंजन हो, तो दोनों याद रहेगा एक साथ, कंफ्यूज नहीं होगे। तो इसीलिए दोनों को बताने की कोशिश करता हूँ मैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 98 को अब ध्यान से पढ़िए। द्विगुण व्यंजन है। ऑप्शन ए डमरू ढक्कन, ऑप्शन बी ज्ञानिक श्रमिक, ऑप्शन सी ड ढ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 98 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए ड ढ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? द्विगुण व्यंजन है तो द्विगुण जो व्यंजन होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि सर ऑप्शन नंबर सी भी तो सेम है। देखो अंतर इसमें है कि नीचे में देखो क्या लगा हुआ है। इसमें नीचे में बिंदु बिंदु टाइप से जो दिया है ना, वो परफेक्ट जो सही जो डमरू या ढक्कन जो है ना उसकी निशानी है। नीचे में जो बिंदु लगा हुआ होता है वो, ठीक है। और इसमें नहीं लगा है तो ये नहीं होगा जो द्विगुण व्यंजन है वो। तो ये आप लोगों को याद रखना, ये इसकी निशानी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 98 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 100 को अब ध्यान से पढ़िए। ढ किस प्रकार का व्यंजन है? ऑप्शन ए संघर्षी, ऑप्शन बी पार्श्विक, ऑप्शन सी स्पर्श या ऑप्शन डी उत्प्रेक्षी। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 100 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी उत्प्रेक्षी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ढ किस प्रकार का व्यंजन है? तो ये जो ढ है ना वो उत्प्रेक्षी व्यंजन कहलाएगा और इसे द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। अभी आप लोगों को बताया ना नेक्स्ट प्रश्न में। तो ये जो ढ है ना उसे द्विगुण व्यंजन या उत्प्रेक्षी व्यंजन दोनों कहा जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा संघर्षी व्यंजन कौन सा होता है? तो श और ह। तो ये जो चार वर्ण होगा वो संघर्षी व्यंजन कहलाएगा। स्पर्श व्यंजन कौन सा होता है? आप लोगों को शुरुआती में 25 जो वर्ण बताया वो क्या होगा? स्पर्श व्यंजन होगा। और शुरुआती के याद रखने का तरीका क च ट त प, तो इसको याद रखना। तो स्पर्श व्यंजन के 25 वर्ण भी आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन नंबर भी पार्श्विक जो होता है ना वो ल जो है ना वो पार्श्विक के अंतर्गत भी आता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 100 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब फिर से इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 153 को ध्यान से पढ़िए। निषेध शब्द किस ध्वनियों के मेल से विनिर्मित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है कि ये जो निषेध शब्द है ना वो किन किन ध्वनियों से मिल करके बना है, ये बताना है। तो बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 153 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। न प्लस ई शे ए ध जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निषेध शब्द किस ध्वनियों के मेल से विनिर्मित है? तो ये जो निषेध शब्द है ना वो ऑप्शन नंबर सी से निर्मित है। कैसे? तो सबसे पहले देखो फर्स्ट वर्ण क्या लिखा है? नी लिखा है। तो नी में किसकी मात्रा है? छोटा ई की मात्रा है। तो सबसे पहले ये जो ना है ना तो उसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हलंत में आधा ना हो जाएगा। उसके अलावा ये जो ई है वो छोटी ई की मात्रा को दर्शाता है ना, ये वाला जो ई है वो, तो पहला वर्ण ये हो जाएगा हमारा। दूसरा शे लिखा है क्या? तो दूसरा ये जो वर्ण है वो शे लिखा है, तो शे क्या होगा? तो ये जो हमारा क्या होगा? आधा शाह हो जाएगा। ये वाला हलंत का मतलब आधा शाह होता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी वर्ण में लगे, वो नीचे में अगर हलंत लगा है तो मतलब वो आधा है अपने आप में। तो ये क्या होगा? शे का जो आधा ये जो शाह हो जाएगा और ए की मात्रा इसमें ऐसे लगा है ना, तो ये ए को अलग कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से ऐसे धा है, तो देखो धा में हलंत लगाएंगे तो आधा धा हो जाएगा और धा में क्या छुपा हुआ है? अ की मात्रा छुपा हुआ है।
पर बोला था ना आप लोगों को, जो व्यंजन होता है वो स्वतंत्र वर्ण नहीं होता है, वो स्वरों की सहायता से उच्चारित होता है। तो ये जो धा वर्ण है ना, वो धा के साथ क्या छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, न ई शे ए धा अ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, पूरा एक में जोड़ेंगे तो निषेध हो जाएगा। तो ये अलग अलग ध्वनि को अलग करने की जो तरीका है वो होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अगर आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 53 समझ में आ गया ना, तो प्रश्न क्रमांक 54 जो है वो इजी से आप लोगों से बन जाएगा। राम शब्द में कितने वर्ण हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4 या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 154 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी 4 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राम शब्द में कितने वर्ण हैं? तो राम शब्द में 4 वर्ण हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले देखो, राम जो लिखा है वो, तो र के साथ क्या छुपा हुआ है, आ की मात्रा छुपा हुआ है ना। तो क्या होगा, र अ, और उसके बाद फिर से क्या होगा, म जो है। आप लोगों को बताया था ना कि व्यंजन जो होता है वो स्वतंत्र वर्ण नहीं होता है, वो स्वरों की सहायता से बोला जाता है। तो माँ में क्या छुपा हुआ है, माँ के साथ भी क्या छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है। तो रा के साथ क्या होगा, ये प्लस में आएगा। ठीक है, रा आ की मात्रा नहीं होगा। र अ म अ, तो क्या होगा, ये पूरी तरह से राम हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? तो ये जो राम शब्द है ना उसमें कितना वर्ण है, तो वो 4 वर्ण है। ये आप लोगों को याद रखना है। याद रखने का तरीका यही होगा कि आप लोगों को प्रैक्टिस करना है एक आध बार। प्रैक्टिस कैसे करोगे, तो व्यंजन जितना भी शब्द आएगा, वर्ण आएगा, वो सारे के सारे जो व्यंजन रहेगा वो स्वरों की सहायता से उच्चारित होता है। तो स्वर को अलग करोगे, व्यंजन को अलग करोगे। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों से बन जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए ना एक क्वेश्चन और है इसी में, अब इसको बताइए, ये गलती नहीं होना चाहिए आप लोगों से। चलिए 155 को पढ़िए, निर्देश को पढ़िए, नीचे दिए गए में से सही विकल्प को चुनिए। तो आप लोगों के लिए 4 विकल्प दिया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी करके। इन चारों विकल्प में से ना एक जो विकल्प है वो केवल करेक्ट होगा, जो चक्की लिखा है वो। तो कौन सा इसमें करेक्ट होगा आप बताइए, फिर आप लोगों को विस्तार पूर्वक आंसर दूंगा, लेकिन खुद से आंसर लेने की कोशिश कीजिए पहले। तो प्रश्न क्रमांक 155 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो, निर्देश करके दिया है और सही विकल्प को चुनिए बोला है, ये जो चक्की लिखा है उसमें से। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चक्की का अगर हम लोग अलग अलग जो ध्वनि है उसको अलग करेंगे तो क्या होगा, तो ये जो चा है वो क्या होगा, आधा चा में बदल जाएगा इस प्रकार से। उसके अलावा आधा का ये अपने आप में खुद है ना, तो चा को आधा का बोल देंगे तो चा के साथ क्या छुपा हुआ है जी, अ छुपा हुआ है ना। बोला था ना कि ये जो जितने भी व्यंजन आएंगे उसके अंदर क्या छुपा हुआ है, स्वर वर्ण छुपा हुआ होता है, आ जो है वो। तो चा के साथ आ हो जाएगा तो ये चा हो जाएगा। उसके अलावा आधा का ये खुद है तो आधा का को यहाँ पर लिख देंगे। उसके अलावा देखो, ये जो की है वो अलग है उसके बाद पूरी तरह से। तो की में क्या लगा हुआ है, तो की को की में से अलग करेंगे तो का को अलग करेंगे तो आधा का हो जाएगा। उसके अलावा बड़ी की मात्रा है तो यहाँ बड़ी की मात्रा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही ना करेक्ट हो जाएगा जी। हैं, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं अब फिर से इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 168 को ध्यान से पढ़िए। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलता है और मुंह से अधिक, जैसे ऑप्शन ए आंसू, ऑप्शन बी अंश, ऑप्शन सी प्राय या ऑप्शन डी कार्य। तो क्या इसका आंसर होगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना उसको घुमा करके दिया गया है और इसी प्रकार के जो प्रश्न है वो दिया जाता है आजकल। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा, घुमाया गया है प्रश्न को, और मैं इससे पहले इसी क्लास में आप लोगों को एक दो प्रश्न पढ़ा दिया हूँ इसमें से भी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 168 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए आंसू करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलता है और मुंह से अधिक, जैसे। तो ये जो होगा ना वो आंसू हो जाएगा, और चंद्र बिंदु जिसमें लगा होगा ना उसको आप लोगों को क्या लेना है, अनुनासिक के वर्ण ले लेना है आप लोगों को। ठीक है, जो अनुनासिक कहलाता है उसको। तो ऐसे आप लोग इसको पहचान सकते हो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 168 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 169 को ध्यान से पढ़िए। अल्प प्राण ध्वनियाँ है,
पहला आप लोगों को कूट में दिया है, पहला का, दूसरा चा, तीसरा था और चौथा दा। उसके अलावा ऑप्शन ए 1 एवं 2, ऑप्शन बी 2 एवं 3, ऑप्शन सी 1 2 एवं 3 या ऑप्शन डी सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 169 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 1 3 और 4 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं, तो अल्प प्राण ध्वनियाँ जो होगा वो का भी हो जाएगा, च भी हो जाएगा और उसके अलावा द भी हो जाएगा। कैसे याद रखना है? आप लोगों को मैंने बताया था ना, स्पर्श व्यंजन जो 25 है उसको याद रखना बोल करके। तो सबसे पहले क, च, ट और त, और ये जो प है ना उसको आप लोगों को याद रखना है। कैसे? तो क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ द ध अड़ा, त थ द ध न और प फ ब भ म। तो ये जो 25 व्यंजन है ना, एक से लेकर के ऊपर में आप लोगों को संख्या लिखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ऐसे करके। ठीक है? तो अल्प प्राण जो ध्वनियाँ होंगे ना वो कौन कौन सा होगा? पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होगा इसमें वो क्या कहलाएगा? अल्प प्राण कहलाएगा। कौन कौन सा? तो सबसे पहले पहला, उसके अलावा तीसरा और पांचवा। तो ये जो पांचों, जो पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होगा ना वो क्या कहलाएगा? अल्प प्राण ध्वनि व्यंजन कहलाएगा इसमें। और उसके अलावा इसमें जो दूसरा और चौथा जो है ना वो महाप्राण कहलाता है। तो ऐसे पहले आप लोगों को स्पर्श व्यंजन को याद रखना है। वो जब आप लोगों को याद हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप लोगों को अल्प प्राण और महाप्राण को याद रखना है इसी में से ही। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोगों को स्पर्श व्यंजन को याद रखना है, नोट करके रखना है आप लोगों को। ठीक है? और देखो कैसे होगा। अल्प प्राण इसमें पूछा है तो अल्प प्राण कौन सा होगा? मैं बताया था आप लोगों को पहला। पहला में क्या आ रहा है? देखो शुरुआती में क है ना, तो ये आ जाएगा। उसके अलावा च किस में आ रहा है? तो च भी है, वो देखो ये जो पहला में आ रहा है नीचे का, तो इसमें से जितना भी नीचे में आएगा ना वो भी पहला के अंतर्गत आता है। ठीक है? तो ये पहला कौन सा आएगा? एक जो आ जाएगा का, वो भी होगा। उसके अलावा च जो है दूसरा वो भी हो जाएगा। और ये जो द है वो कैसे आ रहा है ये बोलूँ ना, तो देखो त थ द आ जाएगा ना तीसरा में, क्या? तो त थ द तीसरा में आ रहा है ना, ये वाला जो द है वो, तो ये भी अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है? तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 169 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हमेशा सभी जो है ना उपयुक्त सभी वो करेक्ट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 20वां को अब ध्यान से पढ़िए। भाषा की अच्छी कक्षा में क्या क्या होना चाहिए? पहला आप लोगों को अलग अलग करके ना 4 प्रकार के आप लोगों को कथन दिया है, उसको ध्यान से पढ़ना है। पहला को पढ़िए, भाषा की कक्षा पाठ पढ़कर उसके प्रश्न उत्तर तक सीमित हो। दूसरा, भाषा की कक्षा पाठ्य पुस्तक व प्रश्न उत्तर तक सीमित हो। तीसरा, भाषा की कक्षा पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त आसपास की दुनिया उसके अपने अनुभवों से जुड़ जाए। चौथा, भाषा कक्षा में विद्यार्थी को सोचने तथा अपनी सोच को व्यक्त करने, अपने शब्दों को अर्थ देने का मौका उपलब्ध कराएं। ऑप्शन ए कथन 1 और 2, ऑप्शन बी कथन 3, ऑप्शन सी कथन 2 3 4 या ऑप्शन डी कथन 3 और 4। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी कथन 3 और 4 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भाषा की कक्षा में क्या क्या होना चाहिए? तो भाषा की कक्षा में जो होना चाहिए वो तीसरा होना चाहिए। भाषा की कक्षा को पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त आसपास की दुनिया उसके अपने अनुभव से जोड़ा जाए, तो ये भाषा की कक्षा में होना चाहिए। उसके अलावा चौथा, भाषा कक्षा में विद्यार्थी को सोचने तथा अपनी सोच को व्यक्त करने, अपने शब्दों में अर्थ देने का मौका उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो ये दोनों के दोनों जो तीसरा और चौथा जो है ना वो पॉजिटिविटी को दर्शाता है। लेकिन अगर कि ये जो पहला है वो कैसे गलत होगा ये जान लो। भाषा की कक्षाएं पाठ पढ़कर उसके प्रश्न उत्तर तक सीमित हो, तो ये जो सीमित बोलने वाली जो वर्ड है ना है वो निगेटिविटी को दर्शाता है। कोई भी प्रश्न उत्तर पढ़ करके क्या आपको सीमित करेगा? क्या कोई भी बच्चा को आप सीमित करना चाहोगे क्या? तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा को देखो, भाषा की कक्षा पाठ्य पुस्तक व प्रश्न उत्तर तक सीमित हो, ये भी सीमित वाली बात किया गया, तो बच्चों को सीमित थोड़ी ना करना है जी, किसी दायरे में थोड़ी बांध करके रखना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा वो तीसरा और चौथा जो है वो केवल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को ध्यान से पढ़िए। इनमें कौन सा कथन उपरोक्त सही नहीं है? मतलब जो गलत है उसे आप लोगों को लेना है। ऑप्शन ए, भाषा
भाषा प्रतीकों का ढांचा है, ऑप्शन बी भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है, ऑप्शन सी संस्कृति की तरह भाषा भी विद्यमान है, या ऑप्शन डी भाषाई संप्रेषण से जानकारी देते हैं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से कौन सा कथन उपरोक्त सही नहीं है, मतलब जो गलत है वो बोला है। तो इसमें जो गलत होगा ना वो भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है, करेक्ट हो जाएगा। कोई भाषा किसी व्यक्ति का जन्मजात संपत्ति होता है क्या? नहीं ना होता है। तो वो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8वां को पढ़िए। हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाले संस्था को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हिंदी भाषा अध्ययनशाला, ऑप्शन बी केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, ऑप्शन सी हिंदी भाषा प्रवर्तक संस्था, या ऑप्शन डी केंद्रीय हिंदी विकास संस्था। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय हिंदी निर्देशालय करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाले संस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो वो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के नाम से जाना जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 170 को अब ध्यान से पढ़िए। उच्चारण अवयवों से निकली हुई ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जो स्वरूप दिया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी ध्वनियाँ, या ऑप्शन डी लिपि। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 170 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी लिपि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? उच्चारण अव्यय से निकली हुई ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जो स्वरूप दिया जाता है उसे कहते हैं। उच्चारण अव्यय से निकली हुई ध्वनियाँ बोला है जी। मान के चलो हम लोग अलग अलग ध्वनि बोलते हैं ना तो वो आप लोगों को सुनाई देता है, लेकिन हम लोग जहाँ स्पष्ट रूप से उस ध्वनि को ना प्रतीकात्मक रूप से कैसे लिखते हैं? तो अलग अलग जो अक्षरों की सहायता से हम लोग लिखते हैं ना, तो लिखने का जो स्वरूप दिया जाता है उसे लिपि कहते हैं। और हमारे हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, आप लोगों को बताया था ना जो स्वरूप होता है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 170 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 173 को ध्यान से पढ़िए। व्यंजनों को उच्चारण के विभिन्न अवयव से सुमेलित कीजिए, मतलब अलग अलग व्यंजन दिया है और अलग अलग आप लोगों को वर्ण दिया है। पहला कंठव्य, दूसरा तालव्य, तीसरा दंत्य और चौथा दंतोष्ठ। पहला इसमें दिया गया है, उसके अलावा व, दूसरा न, तीसरा ग और चौथा छ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? पहले आप गेस कीजिए, फिर आप लोगों को विस्तार पूर्वक इसका आंसर दूंगा मैं। तो प्रश्न क्रमांक 173 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले एक साइड में देखो अलग अलग व्यंजनों का उच्चारण दिया है और उसके अलावा उसके वर्ण को दिया है। ए में जो होगा वो कंठ, तो कंठव्य जो होता है ना वो कंठ्य भी कहलाता है, तो कंठव्य में कौन सा आएगा? तो कंठव्य जो होगा वो ग हो जाएगा। दूसरा जो तालव्य होगा वो किस में आएगा? तालव्य जो है ना वो छ हो जाएगा। वो तीसरा दंतव्य क्या होगा? दंत जो बोला है वो, तो दंत जो होगा वो दूसरा ना हो जाएगा। और चौथा ओष्ठ, ओष्ठ जो होगा वो वाह हो जाएगा। कैसे याद रखना है आप लोगों को? तो आप लोगों को मैंने स्पर्श व्यंजन के बारे में बताऊँ ना, 5 जो अलग अलग स्पर्श व्यंजन शुरू का है वो, सबसे पहले क, दूसरा च, तीसरा ट, चौथा त और पांचवा प। तो ये जो क, च, ट, त, प है जो है ना उसको आप लोगों को याद रखना है। और क से क्या होगा? क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म। ये आप लोग स्पर्श व्यंजन को लिख लोगे। यहाँ पर आप लोगों को 1 2 3 4 5 करके ऐसे लिख लेना है। पहला में क्या आएगा? कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ। ऐसे करके 1 2 3 4 5 करके ना लाइन के बाद लिखना है। कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ ऐसे लिखना है। और पहला का जो होगा वो कंठव्य हो जाएगा, दूसरा जो होगा वो तालव्य हो जाएगा, तीसरा जो होगा वो मूर्धन्य हो जाएगा, चौथा जो होगा वो दंतव्य हो जाएगा और पांचवा जो होगा वो ओष्ठ हो जाएगा। ऐसे करते करते
करते हैं आप लोगों को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जमाना है, ठीक है। तो ऐसे जमाओगे ना तो ईजी तरीके से आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। और आप लोग अगर कि व्यंजन के ना जो टॉपिक होगा उसको अपने बुक से भी निकाल के पढ़ोगे तो ईजी वे पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये जो है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 173 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शुरुआती में अगर देखोगे ना तो ये जो ग है वो देखो क ख ग घ इसमें आ रहा है ना ये वाले वर्ण में, है ना, तो वाले में आ जाएगा मतलब कंठों में आ जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को पहचानते हुए चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 26वां को आप ध्यान से पढ़िए, आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को। हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए संस्कृत पाली अपभ्रंश प्रकृत अवहट, ऑप्शन बी संस्कृत पाली प्रकृत अपभ्रंश अवहट, ऑप्शन सी संस्कृत प्रकृत पाली अपभ्रंश अवहट, या ऑप्शन डी संस्कृत प्रकृत अपभ्रंश पाली अवहट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत पाली प्रकृत अपभ्रंश और अवहट करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? तो हिंदी के जो उद्भव मतलब उसके विकास का जो सही क्रम होगा ना वो सबसे पहले संस्कृत हो जाएगा, दूसरा पाली हो जाएगा, तीसरा प्रकृत हो जाएगा, चौथा अपभ्रंश हो जाएगा और पांचवा अवहट हो जाएगा। और आगे चल करके फिर हिंदी में आएगा छठा में। तो वो क्या होगा? तो वो क्या होगा अलग आप लोगों का हिंदी में हो जाएगा, ठीक है, अवहट के बाद। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं कंटिन्यू क्लास लेकर आऊँ तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए आप बढ़िया से पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में।